The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। हर तरह के अपडेट जमीन से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शो में बात करेंगे कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बातें कही गई। हम लगातार सरकार के प्रतिनिधियों के मुंह से सुन रहे हैं कि तमाम किसान इन कानूनों से संतुष्ट हैं। ये भी बताने की कोशिश हो रही है कि पंजाब हरियाणा के बाहर कानूनों का विरोध नहीं है। तो हमने कुछ कानून समर्थक किसानों से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। इसके अलावा देश के कृषि मंत्री, उन्होंने अपनी 8 पेज की चिट्ठी में क्या कहा, इस पर बात करेंगे। कोविड वैक्सीन को लेकर एक सुखद खबर है, उसका जिक्र होगा। और एक खबर के बहाने सीवान के चर्चित तेजाब कांड पर चर्चा करेंगे, जिसमें माफिया शहाबुद्दीन की क्रूरता और राजनीतिक संरक्षण का जिक्र आएगा। लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में शोरगुल के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कागज लहराते हैं। कहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून हैं और फिर इन्हें फाड़ देते हैं। आरोप लगाते हैं कि ये कानून बीजेपी के चुनाव की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए हैं। ये नजारा देखकर 2013 का साल याद आ गया, जब राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश के बारे में जिक्र करते हुए अपने सामने रखे कागज को फाड़ा था। पूरे देश में कहा गया कि अध्यादेश फाड़ा था, लेकिन वो अध्यादेश नहीं था। लेकिन उस कृत्य की प्रधानमंत्री की, जो उनकी ही पार्टी के थे, उनकी इस तरह से सार्वजनिक अवमानना की चर्चा, खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका में थे, वॉशिंगटन डीसी में थे, इसकी सब तरफ चर्चा हुई और कांग्रेस की किरकिरी भी। लेकिन उन चर्चाओं के बाद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में इसे अपनी गलती बताया था। क्या अरविंद केजरीवाल भी ऐसा कुछ करेंगे? विरोध के तरीके भले सांकेतिक हों, लेकिन कई बार ऐसा संदेश भी जाता है कि इससे हमारी गौरवशाली संसदीय परंपरा का अपमान होता है। वो संसद जहां तमाम बहस मुबाहिसों के बाद कानून बनते हैं, पास होते हैं, फिर उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है, अशोक की लाट लगती है, सत्यमेव जयते का नारा लगता है। वो जगह जहां पर हर विचारधारा के लोग अपने मतभेद प्रकट करते हैं और बहस मुबाहिसे के बाद देश के लिए कानून बनाते हैं। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, कानूनों पर बहस मतभेद भी अपनी जगह है, लेकिन इन तरीकों पर बात तो होनी ही चाहिए। एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री जब संसद से पारित कानूनों को विधानसभा के अंदर इस तरह फाड़ता है, तो वो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर अपना अविश्वास दिखाता है। वो व्यवस्था जिसका वो खुद हिस्सा है, वो एक उदाहरण सेट करता है। फिर आज भले केजरीवाल तैश में दिख रहे हों, लेकिन उनका इन कानूनों पर पुराना स्टैंड वो भी जान लीजिए, इस तैश की कहानी जान लीजिए। केजरीवाल की ही सरकार ने 23 नवंबर को इन तीनों कानूनों में एक को नोटिफाई किया था, वो कानून जिसके तहत किसान अपनी फसल मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। तब केजरीवाल ने कहा था कि बाकी के 2 कानूनों की जांच की जा रही है, लेकिन आज उन्हें तीनों कानून काले कानून लगने लगे। इतना ही नहीं, 24 अक्टूबर 2016 को आम आदमी पार्टी की तरफ से जब पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था, तब राज्य के अंदर और बाहर उपज बेचने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात कही गई थी। घोषणा पत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश की बात भी कही गई थी। अब पंजाब की राजनीति में एक बार फिर जगह बनाने की कोशिश में लगे केजरीवाल कभी किसानों के समर्थन में उपवास पर बैठते हैं, तो कभी कानून का पत्रक फाड़ते हैं। किसी मुद्दे पर किसी पार्टी का राजनीतिक स्टैंड क्या हो, उनका फैसला। आम आदमी पार्टी के अलावा कई पार्टियों ने कृषि कानूनों पर अपना स्टैंड बदला है, पर चुने हुए राजनेताओं को संस्थाओं की साख का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और इसीलिए राहुल गांधी का जिक्र आया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, शायद केजरीवाल को भी हो। विरोध के कई तरीके हैं। कोर्ट की
डेहरी पर जाकर अपनी बात रखिए, जनता के बीच जाकर रखिए, लेकिन इस तरीके से तमाशबीनों की तरह पन्ने फाड़ना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ये थी वीडियो की बात। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोविड वैक्सीन के मोर्चे से है। हम जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जैसी कंपनियों ने, इसके अलावा विदेश की फाइजर जैसी कंपनियों ने भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया में अप्लाई किया था। हमें यह भी पता है कि डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से ट्रायल के नतीजों से जुड़े और डेटा को जमा करने को कहा था। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी, उसकी वैक्सीन, हमें ऐसी उम्मीद है कि देश में बनी सबसे सस्ती वैक्सीन में से एक होगी। इस वैक्सीन कैंडिडेट का नाम है कोवैक्सीन। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि इस वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के अंतरिम नतीजे आए हैं और इससे पता चला है कि वैक्सीन सुरक्षित है और इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखे हैं। 375 रजिस्टर्ड लोगों पर यह ट्रायल हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ एक शख्स पर साइड इफेक्ट दिखे, लेकिन उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। कोवैक्सीन की रिसर्च में भारत बायोटेक, आईसीएमआर के अलावा एम्स दिल्ली और एम्स पटना के रिसर्चर भी शामिल थे। रिसर्चर इन नतीजों को द लैंसेट जर्नल में छपने के लिए भेजेंगे। द लैंसेट दुनिया के कुछ सबसे पुराने और चर्चित मेडिकल जर्नल्स में से एक है। 16 नवंबर को भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के ट्रायल की घोषणा की थी और इस तीसरे चरण में 26,000 वॉलंटियर शामिल हो रहे हैं। आप याद रखिए, देश में बन रही वैक्सीन का सफल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इसके वितरण में हमें जो विदेश की बनी वैक्सीन है जिसमें कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन जैसी तमाम तकनीकी चीजें हैं, उनके मुकाबले सुगम होगा टीकाकरण करना। इसलिए ये खबर जरूरी है। अगली सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टर कफील खान को राहत मिली है। यूपी सरकार ने कफील खान पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए को हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे आज 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश दिए थे। इस फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज 17 दिसंबर को चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सही है, हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। ट्विटर पर इस फैसले के बाद डॉक्टर कफील खान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका, जो मेरे रासुका के तहत हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, उसको खारिज कर दिया। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिला। आप सबका बहुत शुक्रिया। साल 2017 में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज हादसे के बाद कफील खान चर्चा में आए थे। दिसंबर 2019 में सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान एएमयू में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर एनएसए के तहत केस दर्ज हुआ था। 29 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई और 7.5 महीने जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर महीने में उनकी रिहाई हुई। कफील खान के मामले में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का बायस साफ नजर आ रहा है, ऐसा कई टिप्पणीकार कहते हैं और इसीलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यूपी सरकार की दलीलों को दुरुस्त नहीं माना गया। अगली सुर्खी टेलीकॉम और कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़ी है। मोदी सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी का फैसला किया है। 4G बैंड के कुल 2251 मेगाहर्ट्ज की नीलामी की जाएगी। 16 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसले की जानकारी देते हुए देश के टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सरकार ने बेस प्राइस 3,92,000 करोड़ रुपए तय किया है। इस नीलामी के जरिए इस नीलामी के लिए इसी महीने नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। हम और आप नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी। ये जो पूरा प्रोसेस है स्पेक्ट्रम एलोकेशन का, इसके बारे में लल्लन टॉप पर आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य क्या है? मार्च 2021 तक नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो जाए। एक ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था की हालत डामाडोल है, इस स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकारी खजाने को फायदा होने की उम्मीद है। इस बीच 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर भी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से फैसला होने की बात हो रही थी, लेकिन इसका भी इंतजार है। अगली सुर्खी, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था। युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। दोनों ने चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन भी किया। कहा गया कि इससे बांग्लादेश, असम और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 1965 से बंद पड़े 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू होंगे। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान पर बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर नेबर फर्स्ट वाली बात, यानी पड़ोसियों को पहली प्राथमिकता वाली बात दोहराई और कोरोना से दोनों देशों की लड़ाई का जिक्र किया। आज
सारी दुनिया वर्चुअल समिट्स कर रही है, लेकिन आपके और मेरे लिए ये माध्यम नया नहीं है। कई वर्षों से हम वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। कई बार हमने वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट को लॉन्च और इनॉग्रेट भी किया है। एक्सेलेंसी विजय दिवस के तुरंत बाद आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है। एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी। ये 4 विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव-गांव ले जाई जाएगी। 16 दिसंबर से हम स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं, जिसमें भारत भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक्सेलेंसी, मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आखिरी सुर्खी का सिरा बिहार के सीवान में हुए चर्चित तेजाब कांड से जुड़ा है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले और उसे तिहाड़ जेल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू का बुधवार 16 दिसंबर को निधन हो गया। साल 2004 में रंगदारी को लेकर चंदा बाबू के बेटे गिरीश और सतीश उनका शहाबुद्दीन के बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और तेजाब से नहलाकर मार डाला था। तीसरा बेटा राजीव किसी तरह बचकर भागा, घटना का गवाह बना। चंदा बाबू और राजीव ने आरोप सीवान के पूर्व सांसद, आरजेडी के नेता और जीरादेई से विधायक भी रहे बाहुबली शहाबुद्दीन पर लगाया। चंदा बाबू ने तमाम दबावों और धमकियों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू की। उनके तीसरे बेटे और गवाह राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन टॉप यात्रा के दौरान हमारी साथी स्वाति ने चंदा बाबू से बात की थी। उन्होंने अपने बेटों को खोने की कहानी बयां की। आप भी ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। दुकान पर शहाबुद्दीन की तस्वीर बांटी गई थी। हर जगह तस्वीर को टांगा गया था। लोग जैसे देवी देवता को अगरबत्ती दिखाते हैं, उस तरह से अगरबत्ती अपने दुकान में लोग दिखाते थे। जिसके यहाँ मालूम हो कि जिसके यहाँ कैलेंडर नहीं है, जिसके अंदर दुकान में शहाबुद्दीन का फोटो नहीं है, उस दिन उसके दुकान का ताला बंद कर दिया जाता था। बंद कर ताला। तो ये सारी घटनाएं उस समय थी। शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा बोलबाला था यहाँ। वह बोलबाला इसलिए था कि कभी किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। लोग डर के मारे जो है सहमे हुए थे। डर से एक शब्द उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था। और यह भी दिखावे के लिए हमारे बच्चों को मारा गया कि सीवान थर्रा जाए, सीवान के लोग एक जुबान कुछ हमारे विपक्ष न बोले। इस वजह से तो ये लड़का किसी तरह से, हमारा 2 लड़कों को तो गया, जेल से निकला। जाने के बाद वहाँ इन लोगों को तेजाब मंगा करके नहलवाया। नहलवाने के बाद टुकड़े में काटा, टुकड़े में काट करके बोरे में कसवा दिया, नमक डलवा दिया और फेंकवा दिया। ये बड़ा लड़का जो है, इसको रखा कि इस साले को रखो। कहा कि इस साले को रखो, जब इसका बाप आएगा अपना मकान लिख देगा तो इसके लालच में, इसके एवज में, इसकी बदौलत
वो अपना मजबूरी में जो है मकान तो लिख ही देगा। तो इसको बचाने के लिए जब वो मकान अपना लिख देगा तो इस साले को भी मार दिया जाएगा, इसके बाप को भी मार दिया जाएगा। सीवान के तेजाब कांड और शहाबुद्दीन से जुड़ी कहानियां विस्तार से आपको ललन टॉप की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। चंदा बाबू की कहानी इस बात का सबक है कि कोई कितना भी क्रूर, कितना भी सत्ता के रसूख में जीने वाला, पलने वाला गुंडा क्यों ना हो, यदि कोई आदमी, कोई नागरिक एड़ियां गड़ा ले, सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाए तो वो न्याय हासिल कर ही लेता है। हालांकि सब कुछ गंवाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन चंदा बाबू जैसे लोग तमाम कथित बाहुबलियों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आखिरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर आसनसोल को केंद्रीय कोष से वंचित रखने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी के हैवीवेट नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया और फिर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं पहले से ही चल रही हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 21वें दिन यानी कि 16 दिसंबर की शाम को किसानों के प्रदर्शन को अपना समर्थन देने आए बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली। बाबा राम सिंह ने कुंडली बॉर्डर, जो कि सिंघू बॉर्डर के करीब है, वहां पर खुद को गोली मारी। उन्हें पानीपत के पार्क अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। उनका एक कथित सुसाइड नोट सामने आया है। इसमें उन्होंने दावा किया कि वो किसानों की हालत देखकर दुखी हैं, लेकिन सरकार न्याय नहीं कर रही। बाबा राम सिंह को संत राम सिंह जी सिंगड़े वाले के नाम से जाना जाता था। हरियाणा के करनाल जिले के सिंगड़ा गांव में बाबा का डेरा है, जहां वो रहते थे। सिंगड़ा के गुरुद्वारे में सेवादार रहे महल सिंह के मुताबिक बाबा राम सिंह जब 21 दिन के थे, तभी उनके माँ बाप ने उन्हें गुरुद्वारे में दान दे दिया और उन्होंने सत्संग के जरिए समाज की सेवा की। बचपन में घर बार छोड़ा। 40 साल पहले पंजाब से सिंगड़ा गाँव आए 90 के दशक में, और यहीं के होलिये। वो नानकसर संप्रदाय से जुड़े थे। नानकसर संप्रदाय में संत बाबा राम सिंह का ऊंचा स्थान माना जाता है। दुनिया में हर जगह उन्होंने गुरुमत का प्रचार किया। हर तरह की आपदा और संकट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने किसान आंदोलन में शामिल लोगों को कंबल भी बांटे थे। संत बाबा राम सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंच गया है। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमें पता है कि किसान दिल्ली के इर्द गिर्द डटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 17 दिसंबर को फिर से इन डटे हुए किसानों के पक्ष के बारे में यानी किसान आंदोलन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से हटाने की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, उसमें कटौती नहीं की जा सकती। हालांकि इस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत ना हो, इस पर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील हरीश साल्वे ने दलीलों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है। रास्ते बंद होने के चलते सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये सही नहीं है। दिल्ली के लोग गुरुग्राम और नोएडा में काम के लिए जाते हैं, उनको भी मुश्किल हो रही है। आगे की सुनवाई में चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से तो दिल्ली के लोग भूखे हो जाएंगे। अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें कल पता चला कि सरकार बातचीत से हल नहीं निकाल पा रही है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अदालत में जवाब दिया गया कि किसान हाँ या ना में जवाब चाहते हैं और अटल बने हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सलाह दी गई कि जब तक कमेटी का गठन होता है और उससे कोई निर्णय सामने आता है, सरकार अपने कानून को होल्ड पर रखे। लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इससे इनकार किया। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि अगर ऐसा हुआ तो किसान आगे बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेगी। ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि किसानों की राय के बाद वो कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें विशेषज्ञ होंगे। अब आगे की मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी। अगले हफ्ते एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी, जिसमें बेंच और कमेटी को लेकर चर्चा होगी। हालांकि धरने पर बैठे किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिला। जब मिलेगा तो सभी संगठन आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ सरकार लगातार किसानों के दूसरे धड़ों यानी कानून का समर्थन कर रहे किसानों के साथ मीटिंग कर रही है। इन किसान नेताओं का कहना है कि एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लंबे समय से सुधार की बातें कही जा रही थी, लेकिन सुधार की ये बातें केवल चुनावी जुमला बनकर रह गई थी। अब नए कानूनों के आने के बाद लंबे समय से अटके ये सुधार जमीन पर दिखाई देंगे, इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं। ये 3 कानून जब आए तब हमने कभी किसी सरकार का स्वागत नहीं किया था। कभी कोई सरकार कानून बनाती थी तो किसान के विरोध में ही कानून बनाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विरोध में जो 9 शेड्यूल में इतने कानून थे, उसमें से ये जो 3 कानून है वो
3 कानून ढीला करते हैं बाकी के कानूनों को जो हमारे विरोध में है। इसलिए हमने इसका अपने दिल से स्वागत किया है। शरद जोशी का सपना था कि भाई किसान लिबरल हो जाए, खुला हो जाए। एपीएमसी जो हमारी लूट करती है, और इस एपीएमसी की मोनोपोली हटाने के लिए हमने गए 30 साल से आंदोलन चलाए हैं। एपीएमसी कंप्लीटली हटा दी जाए और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कंप्लीटली निकाल दिया जाए। यहां तक कि शरद जोशी ने जो आज नीति आयोग बना है, पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको भी अबॉलिश करो बोले थे, क्योंकि इससे देश खुली अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं चलेगा। अगर खुली अर्थव्यवस्था आपको लाना है, लिबरलाइजेशन लाना है और हमको किसानों के घर में पैसा लाना है, तो पहली खुली बाजार मंडी उसको मिलनी चाहिए। खुली बाजार मंडी का ये जो डर बताया जा रहा है, ये डर मिथ है, गलत है। आंदोलनकारी किसानों की एक प्रमुख मांग है एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य किए जाने की। नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसान संगठनों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल सरकारें दे सकती है। आप अगर व्यापारियों के लिए कंपलसरी करोगे कि व्यापारियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए, तो इससे बाजार सदा के लिए खत्म हो जाएगी। सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए देती है क्योंकि सरकारों को पेट्रोल की दुकान चलाने की है और 20 रुपए में खरीदा हुआ माल इधर 2 रुपए किलो में सरकारों को बेचना है और अपनी राजनीति चलाने की है। दुनिया में कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो 20 रुपए का माल खरीद के 2 रुपए में बेच सकेगा। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंपलसरी किया गया तो भारत का कृषि उपज का बाजार पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? फिर सुनिए, इसके बारे में हमारा ये कहना है कि भारत के टोटल कृषि उपज में से केवल 6% कृषि उपज जो है उसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर आज तक खरीदा गया है। 94% कृषि उपज आज भी बाजार में बाजार भाव के ऊपर ही बिकती है और पूरे भारत के तमाम किसान अपनी तमाम कृषि उपज को बाजार के ही माध्यम से उसका फायदा लेते आए हैं। केवल 6% उपज के लिए ये कानून लागू होता है और केवल 6% किसान ही इसका फायदा ले रहे हैं, बाकी देश के किसानों को इसका फायदा नहीं है। तो आप लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं हम नहीं चाहते। हम तो बाजार की खुली व्यवस्था चाहते हैं। हमको ये मालूम है कि अगर आपने न्यूनतम सपोर्ट मूल्य को कंपलसरी किया तो बाजार खत्म हो जाएगा और हम बाजार को जिंदा रखना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री और बीजेपी के विधायक सांसद भी घूम घूम कर किसान रैली कर रहे हैं और लोगों को इस कानून के फायदे बता रहे हैं। आज 17 दिसंबर को कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में फिर से बैठक हुई। इसमें पार्टी के महासचिवों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और खाद्य के दूसरे मामलों से जुड़े मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुली चिट्ठी भी लिखी। कृषि मंत्री ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए एक बार फिर से किसानों को नए कृषि कानूनों से होने वाले लाभ के बारे में बताया। चिट्ठी में तोमर ने कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे झूठ की पड़ताल भी की अपने हिसाब से। क्या था इन पड़तालों में? पहला झूठ उनके हिसाब से कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म की जा रही है और एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। बकौल तोमर सच ये है कि एमएसपी सिस्टम जारी है और जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं। बकौल तोमर दूसरा झूठ ये है कि किसानों की जमीन खतरे में है और सच ये कि एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। तीसरा झूठ बकौल सरकार, किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर्स जमीन हथिया सकते हैं। सच क्या है? परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है। चौथा झूठ बकौल सरकार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। और सत्य क्या है? फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। पांचवा झूठ, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। और बकौल सरकार सच ये है कि किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगेगा। छठवां झूठ, किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। और सत्य, किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। बकौल सरकार सातवां झूठ, पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। और सत्य क्या है? कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे रखी है और कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून भी हैं। आठवां झूठ, इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं हुई। और सरकार का सत्य यह है कि 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी से शुरुआत हुई। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 का एपीएमसी रूल, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति और 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति, फिर 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी।
अपने तर्क रखने के अलावा तोमर ने कमोबेश वो सारी चीजें भी चिट्ठी में शामिल कर दी जो सरकार अलग अलग मंचों से कह रही है, कभी आधिकारिक तौर पर तो कभी इशारों में। ये चिट्ठी सरकार की तरफ से उछाले गए तमाम तर्कों और कुतर्कों का कंपाइलेशन है। कुतर्क वाली बात हमने क्यों कही, आगे बताएंगे। कृषि आंदोलन और उसे मिल रहे समर्थन पर जमकर हमला बोला गया। विपक्ष को लेकर तोमर की शिकायत है कि पहले ये दल कमोबेश उन्हीं नीतियों को लाने की बात कर रहे थे जिनका आज विरोध कर रहे हैं। तोमर ने अकाली दल का जिक्र करते हुए सवाल किया कि कृषि सुधार सुझाने के लिए बनाई गई हुड्डा कमेटी में इस पार्टी के भी लोग थे, तो अब सुर क्यों बदल रहे हैं। यहां पर सरकार की आलोचना काफी वजनी दिखती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के सुधारों की बात किया करती थी, चाहे उनका पंजाब के चुनाव का घोषणा पत्र उठाएं या यूपीए सरकार के दौरान के वक्तव्य। तोमर आंदोलन में न्यूट्रल से लेकर बुद्धिजीवी और एक ही आचार विचार के लोगों तक सबको घसीटते हैं। अब आते हैं कुतर्क पर। तोमर लिखते हैं कि जब लेह लद्दाख में सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हैं, कई फीट बर्फ गिरी है, तो सीमा की तरफ से जवानों के लिए रसद ले जा रही ट्रेनें रोकने वाले लोग किसान नहीं हो सकते। फिर आगे लिखते हैं कि पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में देश का साथ देने की नहीं थी। मतलब तोमर ने सोल्जर कर दिया और हमारे देश में सोल्जर के बाद बहस खत्म हो जाती है। इस बात को हमने कुतर्क इसलिए कहा क्योंकि ये बात सही है कि पंजाब में ट्रेनें रोकी गईं, पटरी पर कुछ भी नहीं चल रहा था, तो जाहिर है कि सेना के लिए रसद ले जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुई होंगी। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस तरफ ध्यान दिलाया था, लेकिन जिस तरह तोमर ने इस बात को लिखा है उससे लगता है मानो किसान टॉर्च लेकर फौज की ट्रेन ढूंढ रहे थे कि तुमको तो हम आगे ही नहीं जाने देंगे। तोमर ये बात भूल गए कि जो किसान यहाँ पर बैठे हैं वो जिन इलाकों से आए हैं, उन इलाकों से हमारे देश की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं। शायद ही कोई गांव हो जहां से किसानों के अलावा कोई जवान ना हो। हम तोमर साहब की तरह भावुक नहीं होंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे कि किस तरह से एक तर्क को दूसरी तरफ से जोड़ा गया। यह बिल्कुल वैसा है कि आप अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के सभासद से कहें कि नाली क्यों नहीं साफ हो रही, और वो वहां कहे कि देखो सियाचिन पर इतनी ठंड में जवान लड़ रहा है और तुम्हें नाली की पड़ी है। बात दोनों अलग हैं, मांगे दोनों अलग हैं, लेकिन उनको एक साथ जोड़ा जाता है। इसी को कहते हैं कि किसी भी प्रसंग में सोल्जर को ले आइए और उनकी ढाल में अपनी ढाल बनाइए। अगर तोमर को लगता है कि ट्रेन रोकने वाले लोग किसान नहीं थे, तो फिर उनसे बात क्यों हो रही है? क्या तोमर को यह बात नहीं मालूम थी कि पंजाब में किसान गुट बहुत पहले से कह चुके थे कि मालगाड़ी चलने दीजिए, उसे लेकर विरोध नहीं है? जाहिर है केंद्र अगर मालगाड़ियां चला देता तो सेना की मालगाड़ी भी जम्मू की तरफ चली जाती। तब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि इस तरह काम नहीं हो पाएगा। क्या तोमर ने इसे लेकर कभी पीयूष गोयल से बात की थी? तोमर का दूसरा तर्क है 1962 की लड़ाई वाला। 55 साल पहले की बात को आज वो अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। ये कई वैसा है कि हड़प्पा में मिली किसी चोरी के सबूत आज किसी अदालत में पेश कर दिए जाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वामपंथी लंबे समय तक 1942 के एक मामले को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को घेरने की कोशिश किया करते थे, जबकि तब अटल बिहारी वाजपेयी ना तो बालिग थे और ना ही उनकी गवाही को प्रोसीडिंग्स में शामिल किया गया था। अतीत के दस्तावेजों को खंगाल कर वर्तमान का नैरेटिव बुनने की ये कोशिश है। इस देश के वामपंथी संगठनों ने कई दफा गलत लाइन ली, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या उसके बाद के कई आंदोलन, और इसीलिए इस देश के वामपंथी संगठनों को वो जमीन नहीं मिली जिसके लिए वो अरमान पाले हुए थे। जनता अपने हिस्से से हिसाब करती है, लेकिन देश के संगठनों की देशभक्ति पर और वफादारी पर संदेह करने का कोई अधिकार क्या किसी राजनीतिक दल को है? और अगर है तो इन कथित देशद्रोहियों से सरकार बात क्यों कर रही है? जवाब तो देना होगा ना। ये बात स्पष्ट है कि किसान आंदोलन में शामिल किसान यूनियन में 4-5 ऐसी यूनियन भी शामिल हैं जिनकी प्रतिबद्धता कम्युनिस्ट पार्टियों को लेकर है, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टियां भी तो इस देश के संविधान और डेमोक्रेटिक पार्टी के ढांचे के अंदर ही ऑपरेट कर रही हैं। तो फिर समझ में नहीं आता कि तोमर की दलीलों को लेकर किसके ऊपर चढ़ा जाए। तोमर को हक है अपने तर्क रखें, अपनी सरकार की नीतियों का बचाव करें, लेकिन उसके लिए तथ्यों का सहारा लें, न कि कुतर्कों का। किसान आंदोलन में एक अपडेट और जान लीजिए चलने से पहले। यूपी से ये अपडेट है। संभल जिले में 6 किसान नेताओं से 50-50 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया। इन किसान नेताओं पर आरोप है कि ये लोग स्थानीय किसानों को भड़का रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने किसानों को 50 लाख के निजी मुचलके के अलावा 2 गारंटी देने वाले लोगों को भी साथ में लाने के लिए कहा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात करते हुए एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ये लोग गांव में किसानों को भड़का रहे हैं, भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र में अशांति पैदा होने का खतरा है। इन किसान नेताओं को सीआरपीसी की धारा 111 के तहत नोटिस दिया गया।
मीडिया से बातचीत में एसडीएम दीपेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की। इन 6 किसान नेताओं में भारतीय किसान यूनियन असली के संभल अध्यक्ष राजपाल सिंह और दूसरे किसान नेता जयवीर और सत्येंद्र उर्फ गंगाफल भी शामिल हैं। किसान आंदोलन पर आज की अपडेट इतने ही है। कल और अपडेटों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। लल्लन टॉप शो में अब वक्त है जमीनी हकीकत दिखाने का। हमारे साथी सुरेश और अमितेश डीडीसी चुनाव की कवरेज के लिए जम्मू कश्मीर में हैं। यहां 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 19 दिसंबर को आखिरी चरण का चुनाव है। 22 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लल्लन टॉप की टीम संवेदनशील पुलवामा जिले के पाहू इलाके में पहुंची। हमारे साथी सुरेश का कहना है कि उन्हें महिलाओं से बात करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर कैमरे के सामने नहीं आती। लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने महिलाओं से बात करने की कोशिश की। महिलाओं की असहमति होने की वजह से उनकी आइडेंटिटी हम नहीं दिखा रहे हैं। कश्मीर में युवाओं की तरफ से पत्थरबाजी पर सुरेश ने उनका नजरिया जानने की कोशिश की। हम सिर्फ उनका पक्ष आप तक ला रहे हैं। सहमत हैं या असहमत, ये आपकी मर्जी है, लेकिन लल्लन टॉप की मर्जी है कि हर कोने से सत्य आप तक पहुंचाएं। साथ ही बिजली और सड़क जैसे मसलों पर भी इन महिलाओं की बात आपको जरूर सुननी चाहिए। पुलवामा के पाहू इलाके में मैं अभी हूँ और ये जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ हुए हैं। एक्टिव मिलिटेंसी रही है। जो मिलिटेंसी की सेकंड वेव रही है, एक जो शुरुआत की फर्स्ट वेव थी 80s और लेट 80s और 90s की, वो वेव थी नॉर्थ कश्मीर में। एक जनरेशन की वहाँ गलती हुई। अब जो सेकंड वेव है वो साउथ कश्मीर में है। यहाँ की एक जनरेशन गलती कर रही है। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती थी कि मैं कश्मीर की आधी आबादी जो है महिलाएं यानी उनसे मैं बात करूं। मैं बहुत कोशिश की, अलग अलग इलाकों में जाकर मैंने कोशिश की, लेकिन जनरली महिलाएं बात करने के लिए राज़ी नहीं होती हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेती हैं, लेकिन कैमरे पर आने के लिए या फिर वैसे भी बात करने के लिए राज़ी नहीं होते, या ना ही उनके घर वाले उसकी इजाज़त देते हैं। पर पुलवामा में मुझे कुछ महिलाएं मिली हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और मैं चाहता हूं कि उनकी आइडेंटिटी ना दिखे, क्योंकि सेंसिटिव जोन है। तो मैं अमितेश को कहूँगा कि आप बाकी चीज़ें दिखाते रहिए, मैं उनके पास जाकर बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसी वोटिंग कैसी हो रही है यहाँ? बहुत अच्छी हो रही है। हाँ। लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। जैसे अभी टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से 12 बजने वाले हैं। हाँ। तो कितने लोग इस बूथ पर पर्टिकुलरली आ गए अभी तक कितने 65 लोग। 65 आ गए। हाँ। अच्छा, मतलब आ रहे हैं लोग। हाँ। डर है वोट डालने वालों में थोड़ा बहुत? यहाँ जो वोट डालने, आपने वोट डाला? हाँ। आपने वोट डाला? डर तो नहीं है ऐसे वोट डालने को? नहीं, यहाँ कोई डर नहीं, उतना डर नहीं है। हाँ। अच्छा, देखिए पुलवामा के बारे में जो खबरें बाहर जाती हैं वो कई तरह की खबरें जाती हैं। जैसे यहाँ स्टोन पेल्टिंग के इश्यूज़ होते थे, इंसिडेंट होते थे। आप इसी जगह की हैं, पुलवामा के जो पाहू इलाका है वहीं की है। स्टोन पेल्टिंग की यहाँ भी इंसिडेंट होते हैं? पत्थरबाजी पहले होता था, अब कम हो गया। अब नहीं होता। अगर आपको याद हो पहले लास्ट जैसे 5-6 महीने में, 1 साल में अभी हुआ? 1 साल पहले 6 महीने पहले हुआ। 6 महीने पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हो रहा। यानी अब चीज़ें बहुत सुधर गई हैं। सुधर गई है। अच्छा, तो जब मैं दिल्ली बैठकर या मैं कहीं और से जब कश्मीर में नहीं आया था और जब मैं स्टोन पेल्टिंग देखता था, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ देखता था पत्थर फेंकते हुए, तो मैं ये सोचता था कि यार इनकी जो माएँ हैं वो इनको इजाज़त कैसे देते हैं बाहर आने की? वो रोकती नहीं है। आप भी माँ हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो स्टोन पेल्टिंग के लिए जो बच्चे आते हैं बाहर, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, पैलेट गन लग सकती है। आप लोग रोकते नहीं? आपको चिंता नहीं होती? बहुत से माएँ रोकती हैं, बहुत से नहीं रोकती हैं। नहीं जाती हैं। वो माओं को पूछ कर नहीं जाते हैं? पूछ कर नहीं जाते, वो खुद जाते हैं अपनी मर्जी से। जब वो चुपके जाते हैं, चुपके जाते हैं और जाते हैं। परिवार वाले रोकते हैं, माँ बाप रोकते हैं? हाँ, रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रोकते हैं। चुपके जाते हैं। चुपके कैसे चले जाते हैं? ये इनको इन्फ्लुएंस कौन करता है? किसकी बातों में आते हैं? किसी के बातों में नहीं आता है, जज्बा है इनका, बच्चों का। अच्छा, एक बात ये भी आती थी कि जो स्टोन पेल्टिंग के लिए जाते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं? पता नहीं, हमें पता नहीं है, बोलते हैं लोग मगर पता नहीं किसको मिलता है। जब आपको मालूम चलता है, क्योंकि आपके भी मोहल्ले या आसपास में ऐसे बच्चे होंगे जो स्टोन पेल्टिंग में कभी ना कभी गए होंगे, तो जब वो वापस आते हैं मालूम चलता है कि ये स्टोन पेल्टिंग में गया था, तो घर वाले उसको डांटते हैं? डांटते हैं, कभी कभी डांटते हैं। वो बच्चे नहीं मानते हैं। तो बच्चे क्यों नहीं मानते हैं अगर आप समझाते हैं? क्योंकि माँ बाप सबसे बेहतर तरीके से समझा सकता है बनिस्बत कोई दूसरा बाहर वाला आकर समझाए। नहीं, ये इनका जज्बा है बच्चों का अपना।
ये जज्बा किस बात का जज्बा? जज्बा है जद्दोजहद करने के लिए, जहाद करने के लिए। न्यू जनरेशन है, ये करते हैं, ये न्यू जनरेशन करती है। तो ये न्यू जनरेशन क्या चाहती है असल में? ये चाहती है आज़ादी। पता है हम क्या चाहते हैं, हम लोगों को तो हम लोगों की एज अब गई, वो उन लोगों को पता है। ये जो न्यू जनरेशन है क्या नहीं मांगना है। देखिए आज़ादी तो नहीं है अपने माँ का बाप। जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, सड़क होता है, बिजली होता है, पानी होता है। जब हम देश के किसी और स्टेट में जाते हैं तो यही चीज़ें लोग मांगते हैं। यहाँ के लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? सब आज़ादी आप मांग सकते हैं, मिलेगी नहीं, लेकिन आज़ादी खाने जब पेट आपका खाली होगा, भूखे होंगे, या अच्छा आपका पास रोज़गार नहीं होगा, या अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा आपको, अच्छा अस्पताल इलाज करवाने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये आज़ादी के नारे वालों से क्या होगा? असल में तो वो चीज़ें पहले चाहिए। ये बच्चों का अपना जज्बा है जहाद करने के लिए। इस्लाम में लिखा है जहाद करना। अच्छा, इसलिए करते हैं बच्चे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी, मैं यहाँ बात कर रहा था तो मैंने सुना कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे PDP हो गई, NC हो गई, ये 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर की हैं, तो इनके जो पॉलिटिशियन हैं वो भी कहीं ना कहीं उनसे पत्थरबाजी जो करवाते हैं, उनसे मिले हुए होते हैं या उनको फ़ायदा हो जाता है उससे, ऐसा? ये भी बोलते हैं लोग, पता नहीं क्या है उनके बच्चों के। मेरा बच्चा कभी नहीं निकला। कैसे ये पता चलेगा कौन करवाता है कौन नहीं करवाता है? वो समझते नहीं है। हाँ, ये आप को सब लोग कहते हैं ये आतंकवादी करवाते हैं, और आप ही लोग ये भी कहते हैं ये लोग करवाते हैं, ये सियासी लोग करवाते हैं। असल में ये पॉलिटिशियन करवाते हैं। हाँ, असल में ये मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिशियन है वो करवाते हैं, करते हैं। PDP NC वाले पॉलिटिशियन। हाँ, सब लोग मिलकर। अच्छा, तो मैं और समझना चाहूँ, जैसे ये जैसे पोरा इलाका है, पाहू इलाका है, सॉरी पाहू इलाका है, तो पाहू छोटी सी एक जगह है, तो यहाँ जब यह स्टोन पेल्टिंग शुरू होती है या किसी और इलाके में स्टोन पेल्टिंग शुरू होती है, तो ये प्रोसेस कैसे होती है? मतलब लोगों को मैसेज करके बुलाते हैं, व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके? एक लीडर होता है उनका? पता नहीं कौन बुलाता है, कौन करता है। अच्छा, सब अचानक हो जाते हैं? अचानक हो जाता है। घर से बच्चा चुपके से निकल जाता है? चुपके से निकलता है। चुपके से निकल जाता है, निकल घर वालों को पता भी नहीं चलता? नहीं चलता है। अच्छा, तो ये इसके लीडर्स होते हैं क्या ऐसा करवाने वाले? पता नहीं क्या है। हम छोटे लोगों को कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं है। मिडिल क्लास है, मतलब पता चल ही नहीं पाता? नहीं। अच्छा, मिडिल क्लास लोगों को क्या पता है कहाँ से आता है एजेंसी, इनको बुलाता है, ये एजेंसीज आते हैं। पता नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, तो आप जैसे बच्चों को या और भी माएँ हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अपने बच्चे पर है कि मैं इसको बोलती हूँ मत जाओ, ये गलत है, बस मुझे दूसरी माँ का क्या पता है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। कल एक बार फिर मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।